और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। ये शब्द मोदी के हैं और मोदी के शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में साउथ के इस सुपरस्टार का कद कितना बड़ा है। और जब मोदी ने अपने साथ मंच साझा किया, पहली पंक्ति में पवन कल्याण के संघर्ष को जगह दी, तो पवन कल्याण का राजनीतिक कद और भी ऊंचा हो गया। ऐसे ही लोग पवन कल्याण को पावर स्टार नहीं कहते। फिल्मों के साथ राजनीति में भी पवन कल्याण ने अपनी ताकत दिखा दी है। दक्षिण भारत में मोदी लहर को पहुंचाने वाले, बीजेपी के लिए राम सेतु का काम करने वाले, ये पवन नहीं आंधी है। ये राजनेता के साथ सुपरस्टार है। अगर चिराग पासवान मोदी के लिए हनुमान है, तो पवन कल्याण लक्ष्मण से कम नहीं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप इनके संघर्ष, त्याग, निष्ठा और भरोसे की कहानी सुनेंगे, तो आप भी कहेंगे कि ये नेता उन अभिनेताओं से अलग है जो एसी कमरे में बैठे रहते हैं। पवन कल्याण वो नेता है जो जनता के बीच रहे, उनके लिए संघर्ष किया। यही वजह है कि दक्षिण भारत में आज बीजेपी अपनी जगह बना पाई। तेलुगु इंडस्ट्री के पावर स्टार और राजनीति के सुपरस्टार पहली बार चुनाव जीते हैं। उनके साथ ही उनकी पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया, पर यह सफर इतना आसान नहीं था। ये 10 साल के संघर्ष की कहानी है। बता दें कि पवन कल्याण के बड़े भाई तेलुगु इंडस्ट्री के आइकॉन चिरंजीवी ने 2008 में पार्टी बनाई। नाम था प्रजा राज्यम पार्टी। इस पार्टी का यूथ विंग बनाया गया युवा राज्यम को और इसके प्रेसिडेंट थे पवन कल्याण। लेकिन 2011 में चिरंजीवी अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस से जा मिले। भाई के इस राजनीतिक फैसले का सांकेतिक तौर पर विरोध करते हुए पवन ने राजनीति से ब्रेक ले लिया। पर कहते हैं ना, शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। ऐसा ही हुआ 2014 में। एक तरफ दिल्ली में जहां मोदी नई इबारत लिख रहे थे, तो दक्षिण में पवन कल्याण ने खुद की पार्टी बनाई, राजनीति में फिर से एंट्री ली और पार्टी का नाम रखा जनसेना पार्टी। पवन ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और तेलुगु राज्यों के मुद्दों पर उनसे सपोर्ट मांगा। बता दें कि आंध्र प्रदेश में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को खूब सपोर्ट किया, मगर खुद चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि वो राज्य में कांग्रेस का विरोध करते रहे। पवन ने नायडू के लिए रैलियां की और उन्हें कई जगह चुनाव जिताने में मदद की। नायडू की सरकार बन गई, पर पवन ने कोई मांग नहीं रखी, बल्कि जनता से अपील किया कि वो अमरावती और पोलावरम के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण में सरकार का सहयोग करे। सिर्फ यही नहीं, पवन कल्याण उस वक्त भी आगे आए जब आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में आने वाले उद्दानम क्षेत्र में किडनी की एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही थी। 2018 में वो इस रोग पर रिसर्च और इसके इलाज की मांग को लेकर पवन कल्याण उसी टीडीपी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए जिसे वो सपोर्ट कर रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये बीमारी थी उद्दानम नेफ्रोपैथी, जो सबसे कम समझी गई नेफ्रोपैथी है और इसके बारे में लोगों में सबसे कम जागरूकता है। ये बीमारी शुरू कैसे हुई, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, पवन के कैंपेन का ये असर जरूर देखने को मिला। सरकार ने किडनी पेशेंट्स के लिए डायलिसिस सेंटर खोले और उनके लिए पेंशन स्कीम शुरू की। पवन सिर्फ यही नहीं रुके, वो केमिकल इंडस्ट्रीज के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की समस्याओं को सामने लेकर आए। भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों का खूब सपोर्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में खत भी लिखा। किसानों के लिए भी लगातार आवाज उठाई, पर इन सब के बावजूद 2019 में उनकी पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 140 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। उस चुनाव में पवन खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़े और हार गए। इस हार के बाद पवन कल्याण का न हौसला कम हुआ, न ही जनता के लिए प्यार। वो अपनी तरह की राजनीति करते रहे और 2020 में पवन की जनसेना पार्टी ने बीजेपी से फिर हाथ मिला लिया। दोनों पार्टियों ने 2024 का चुनाव साथ लड़ा और इस बार पवन की पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। जनसेना पार्टी ने 21 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और सारी सीटें जीती, यानी 100% स्ट्राइक रेट के साथ साउथ के पावर स्टार ने वापसी की। पवन कल्याण को खुद भी पिथापुरम सीट से जीत हासिल हुई। एक संघर्ष और विश्वास की जीत हुई। साथ ही बीजेपी को दक्षिण में ऐसा साथी मिला है जिसके दम पर आने वाले चुनावों में भाजपा अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बना सकती है।